करो। हेलो ऑडियंस। हेलो ऑडियंस। वेडनेसडे लाइव के लिए आज हम फिर से हाजिर हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रोली, दिल्ली से। टॉपिक हमारा है ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में जानेंगे, क्या होता है, क्या सिम्टम्स रहते हैं और इसके नियरेस्ट डायग्नोसिस क्या है, मैनेज कैसे कर सकते हैं और होम्योपैथी इसमें क्या हेल्प करेगी। सेम रिक्वेस्ट पहले जैसे हमारी रहेगी कि मेडिसिन आप यहाँ से सुनकर एज इट मत लें। अपने नजदीकी डॉक्टर से बात करें या फिर हमारे पेज पर हमें कांटेक्ट करें। हमारे डॉक्टर का आपको नंबर बाद में दिया जाएगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रोली, वेलकम जी हमारे वेलकम। थैंक यू प्लेटफॉर्म पर। मैम। और थैंक यू मैम। डॉक्टर संजय हमारे साथ हैं हमेशा की तरह। वेलकम संजय। हेलो। नमस्ते जी। डॉक्टर रोली, नमस्ते सर। पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। हम आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ऑटिज्म है क्या। ओके मैम, ऑटिज्म देखिए, आज तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती का दिन है, सबके जीवन में खूब विद्या दे माँ, एंड ज्ञान दे, सुबुद्धि दे। ऑटिज्म के बारे में जैसे हम सभी जानते हैं कि अब ये बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत सुना जाता है। ये एक तरह का मानसिक रोग है, जिसको बहुत ही आम भाषा में बोला जाए तो इसको ऐसे बच्चों को जो जिनको नहीं पता है ये क्या है, वो बोलते हैं मंद बुद्धि है। बट ये मंद बुद्धि तो एक सिर्फ एक लक्षण होता है, सिम्टम होता है, जो और भी कई डिसीजेस में मिलता है, और भी कई डिसऑर्डर्स में मिलता है। ये तो ऑटिज्म तो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को अगर हम समझना चाहें तो ये वो डिसऑर्डर है जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है उस समय उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स, कुछ जगहों का अच्छे से पूर्ण रूप से विकास ना होने के कारण होता है। आम ऑटिज्म के बच्चों को हम सबसे पहले इनका सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि जब ये आपस में बातचीत करते हैं वहीं से ही इनको हम पकड़ पाते हैं कि ये वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके ब्रेन के वो एरियाज जो हमारे सोशल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहीं पे डेवलपमेंट लैक करता है, कहीं ना कहीं वहीं पे ही विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन में एक अच्छे वाद विचार मतलब बातचीत को नहीं मेंटेन कर पाते हैं। ये तो सबसे पहला इसका लक्षण यही है कि सोशल कम्युनिकेशन, इमोशनल रेसिप्रोसिटी जिसको हम बोलते हैं, कि हमसे किसी ने कुछ पूछा तो हम उस चीज का जवाब सही से दे पाए, वो इनमें नहीं होता है। इसकी दो ही वजह हैं, या तो ये सामने वाले की बात को समझ नहीं पाते हैं, या फिर उनके अपने मन में विचार तो होते हैं लेकिन ये उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको किसी को समझा नहीं पाते हैं, ना अपनी बोली से ना अपने एक्शंस के द्वारा। तो दोनों तरह के कम्युनिकेशन में, जिसको हम वर्बल और नॉन वर्बल बोलते हैं, दोनों तरह के कम्युनिकेशंस में इनकी दिक्कत होती है। इसके अलावा इमोशनल दिक्कतें भी होती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं माहौल गमगीन है तो वहां पे ये हंस देंगे, चिल्ला देंगे, या जहाँ खुशी का माहौल है वहां ये रो देंगे। तो इमोशनली भी ये अपने आप को एक बहुत ही बैलेंस वे में नहीं रख पाते हैं। और दूसरा, इनकी जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है रिपीटेटिव बिहेवियर। किसी भी काम को बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना इज द ओनली थिंग ये बच्चे हमेशा करते हैं। लाइक कोई बच्चा हाथों से खेल रहा है, उंगलियों से खेल रहा है तो खेल ही रहा है। बच्चे जब स्कूल में गए तो क्लास में दौड़ रहे हैं तो वो दौड़ ही रहा है। टीचर के कितनी बार भी कहने पे वो बच्चा नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा हाथ आंखें मल रहे हैं तो आंखें मल मल के पूरी लाल हो जाएंगी, सब हो जाएगा, लेकिन ये आंखें मलना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मोटर मूवमेंट्स पे, हाथों के मूवमेंट्स पे कंट्रोल ही नहीं है अपना। ये उस चीज को बार बार करते जाते हैं। वो एक पैटर्न बन गया है। घर में टॉय हैं तो उन्हीं टॉयज को सुबह शाम दिन रात उसी को लाइन अप करना, फिर फैलाना, फिर लाइन अप करना। ये इनका एक पैटर्न है बिहेवियर का, जो ये कई दिनों तक, कई महीनों तक नियमित रूप से करते रहेंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। वही होता है, इनका इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है बहुत ज्यादा। किसी टॉय से या किसी इंसान से इनको अगर लगाव हो गया है तो उससे दूर ये बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। आमतौर पे बच्चे जैसे जाते हैं मार्केट में, नए टॉयज की डिमांड करते हैं, क्या नहीं, ये अपने उसी पुराने टॉय से क्लिंग रहेंगे, एकदम उसी के से चिपके रहेंगे, ना किसी नए टॉय की डिमांड करेंगे, और सालों साल तक, महीनों तक जो है
उन्हीं से खेलते रहेंगे। तो ये कुछ लक्षण होते हैं ऑटिज्म वाले बच्चों के, जो हमें आम तौर पे अन्य सामान्य बच्चों में नहीं दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से हम इनको स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। अब आपका आती है, मतलब फिर जैसे कि अभी हमने आपका बोला था कि डॉक्टर इसको हम कैसे पहचान। जी। डॉक्टर ओली, आपका मतलब सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कि या तो कुछ ऐसी हैबिट्स, अनयूजुअल हैबिट्स जो रिपीटेड रहती हैं, और रिश्तों में पॉजेसिवनेस। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, पॉसेसिवनेस है, फिक्स्ड है, बहुत ज्यादा फिक्स्ड है फिक्स्ड है। इनका। अगर माँ से हम्म। अटैचमेंट है तो ये माँ के पास ही रहेंगे, पिता के पास या घर में किसी अन्य सदस्य के पास नहीं रह सकते हैं। जहां इनको उसमें फोर्स किया जाएगा रहने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा रोएंगे या बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, किसी भी रूप से अपने आप को उस चीज से रोकेंगे कि उनको वैसा ना करना पड़े। अगर इनका टीचर से अटैचमेंट हो जाता है स्कूल से, तो इनको घर वापस लाना बहुत मुश्किल होता है एक बार स्कूल में चले गए तो वही है कि एकदम फिक्स्ड रहते हैं इनके इंटरेस्ट। अब आता है, इसको हम पहचाने कैसे? जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो 6 8 महीने 7 महीने की उम्र में अगर हम बच्चे को जो भी नाम से हम घर पे बुलाते हैं, गुड्डी बाबू मुन्ना बुलाएं, तो बच्चा अपनी गर्दन घुमा के आमतौर पे आवाज को रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ये बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, उतनी कम उम्र में आवाज को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको समझ ही नहीं आता है कि उन्हें बुलाया जा रहा है, किसी और को बुलाया जा रहा है, या ये आवाज वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये घर की अन्य आवाजों से भिन्न आवाज है थोड़ी, जो उनके लिए लगाई जा रही है। तो एक वहां पे कई पेरेंट्स तो वहीं पे सतर्क हो जाते हैं कि हमारा बच्चा 9 महीने 10 महीने का हो गया है, लेकिन ये हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जबकि इनके बाकी माइलस्टोन्स बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। 3 से 4 महीने की उम्र में गर्दन संभाल लेते हैं, 6 महीने की उम्र में अपना बैठना सीख जाते हैं। पर इनकी दिक्कत आती है स्पीच में, बोलने में। जब 1.5 से 2 साल की उम्र का बच्चा होता है तो आराम से 5 6 शब्दों को वो बोल लेता है, जैसे माँ, पापा, मामा, चाचा। लेकिन ये बच्चे इन छोटे शब्दों को भी नहीं बोल पाते हैं। फिर जब इन बच्चों को नर्सरी में एडमिशन कराया जाता है एक नॉर्मल स्कूल में, तो वहां पे टीचर कंप्लेन करती हैं कि आपका बच्चा क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता है, भागता दौड़ता रहता है, या फिर रोता रहता है, या बाकी बच्चों को मारता है। तो वहीं से ही पेरेंट्स को ये बात समझ में आती है कि नहीं, हमारा बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, और इसे हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जानना चाहिए कि इसके साथ क्या दिक्कत है। 3 साल की उम्र तक इन बच्चों का बोल पाना, उम्र के बाद ही बोलना शुरू करते हैं, माँ, पापा, ये शब्द 3 साल की या 4 साल की उम्र के बाद ही बोले जाते हैं इन बच्चों से, छोटे छोटे शब्द। तब फिर जब उनको वहां लेके जाते हैं, तब वहां पे पीडियाट्रिशियन या साइकेट्रिस्ट कि नहीं, ये बच्चे ऑटिस्टिक हैं, ये बच्चे बाकी अन्य बच्चों से थोड़े अलग हैं, इनके दिमाग का विकास उस तरह से नहीं हुआ है जन्म के पूर्ण, जिस तरह से आमतौर पे बच्चों का होता है। अब आती है इसकी जांच के बारे में। आपने जैसे कही, कई बार अक्सर हम जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं उनके पेरेंट्स से सुनते हैं कि हमारे बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है, या किसी के मुंह से सुनते हैं बहुत सीवियर ऑटिज्म है। तो ये कैटेगरीज कैसे निकलती हैं कि ये माइल्ड है या सीवियर है? इसके लिए जो होता है कि उनको सब्सटेंशियल सपोर्ट कितना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है जो बिल्कुल अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है, उसको हर एक में एक सहयोग की जरूरत है कि उनका शरीर पोछे। बड़ी उम्र के भी हो गए हैं, 18 साल 20 साल के भी हो गए हैं, तब भी उनको एक नहलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, उनको टॉयलेट ले जाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो अगर इस तरह का है, या वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं, उनके भावों को समझ के, उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस को समझ के कोई दूसरा उनकी बात को बोल रहा है, तो वो होते हैं बहुत ही सीवियर ऑटिस्टिक बच्चे। ऐसे बच्चों के साथ एक सहायक हमेशा रहना बहुत जरूरी है, ऐसे बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट इज मॉडरेट, जिसमें एक सहायक है, लेकिन हाँ, बच्चा अपना काम खुद कर ले रहा है, अपनी बॉडी केयर खुद कर पा रहा है, टॉयलेट खुद जा पा रहा है, खाना खुद खा पा रहा है, लेकिन हाँ, बोलने चालने में या कुछ और अन्य काम करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम मॉडरेट पे लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ बोलने में ही दिक्कत हो रही है, वो भी थोड़ी बहुत बातचीत को तो वो खुद कर लेते हैं, आई टू आई कांटेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जब कोई लंबा संवाद होता है, वहां दिक्कत आती है। तो उसमें जो होता है, सबसे माइल्ड ऑटिज्म होता है,
और ये बच्चों को हर वक़्त सहायक की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ये बिना सहायक के रहते हैं, इनको स्किल किया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है स्पेशल स्कूल में ले जाके कि ये अपने लिए खुद से सब कुछ कर लें, इवन कि अपनी जीविका भी ये लोग अर्न कर लेते हैं। तो वो होते हैं माइल्ड ऑटिज़्म। कॉमनली माइल्ड ऑटिज़्म ही बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को। सीवियर केसेस बहुत ही रेयर होते हैं। इट्स लाइक अगर हम बोलें कि सीवियर केस कितने हैं, तो वो 0.5 टू 0.7% के बीच में रहता है, जबकि माइल्ड ऑटिज़्म 1 टू 2% लोगों के आज की पॉपुलेशन में बच्चों को है। तो अब डॉक्टर हम अली, आपका एक तो ये समझ में आया कि स्कूलिंग जो है वो नॉर्मल स्कूल्स में ना कराई जाए, बिल्कुल मैम, इन बच्चों है ना? को नॉर्मल स्कूल्स में स्कूलिंग देना इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि इनकी लर्निंग स्लो है। ये नॉर्मल बच्चों की तरह लर्न नहीं कर पाएँगे। दूसरी चीज़ है क्योंकि इनकी स्पीच उतनी अच्छी नहीं है, ना ये टीचर को उतनी जल्दी समझ पाएँगे, ना अपने आप को उतनी जल्दी व्यक्त कर पाएँगे। चाहे माइल्ड ऑटिज़्म का भी बच्चा है, हमेशा यही बेहतर रहता है कि उसको उन्हीं के लिए बने स्पेशल स्कूल जहाँ उनकी थेरेपीज़ के थ्रू उनकी लर्निंग हो, वहीं पे भेजना चाहिए। ठीक है, मतलब स्पेशल टीचर्स के साथ स्पेशल स्कूल्स में ही भेजा जाए तो बेहतर है। जी, बिल्कुल। हुँ। ठीक है। अब हम आते हैं इनमें होने वाली थेरेपीज़ के बारे में जिसकी मदद से ये अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो कॉमन थेरेपी हम लोग देखते हैं वो है स्पीच थेरेपी। क्योंकि इन बच्चों के बोलने में ही दिक्कत है, समझने में ही दिक्कत है, कम्युनिकेशन में ही दिक्कत है, तो स्पीच थेरेपी तो इन लोगों के लिए मस्ट है ही। जहाँ पे इनको मुँह के आकारों से स्वर और व्यंजन सिखाए जाते हैं। फिर इनको ये बताया जाता है कि आपको कैसे अगर आपसे कोई प्यार से बात कर रहा है, तो उसका किस तरह से आपको रिप्लाई करना है। उनको एक ग्रुप में बिठाया जाता है, उनको समझाई जाती हैं चीज़ें कि इधर आपको कैसे एक संवाद देना है, कुछ पूछ रहे हैं तो कैसे आँख उठा के, नज़र उठा के आपको उनसे बात करनी है। तो ये तो होती है स्पीच थेरेपी। इसके अलावा आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इन बच्चों को जो है सबसे पहले तो सेल्फ केयर सिखाई जाती है, कि वो अपने आप की कैसे केयर कर सकें। अपने को नहलाना, साफ करना, दाँत साफ करना, फिर इनकी टॉयलेट हैबिट्स इनको सिखाना कि आपको जब बाथरूम जाना है तो आप कैसे जाओगे, वहाँ कैसे क्लीन होगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो इनको पहले उसमें सेल्फ केयर में सिखाई जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू। फिर इनको सिखाया इनके फिर स्टडी किया जाता है, इनको प्रोडक्टिव चीज़ें सिखाई जाती है जैसे हैंड राइटिंग। अ, ऑटिस्टिक बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि आईक्यू लेवल बहुत कम हो। कुछ-कुछ ऑटिस्टिक बच्चे जो कि माइल्ड ऑटिस्टिक होते हैं, उनका आईक्यू लेवल एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही होता है। क्योंकि ब्रेन का वो एरिया जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डेवलप्ड है। लेकिन जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है। तो कुछ-कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। तो उस आईक्यू लेवल को जान के उनके हिसाब से उनके स्किल्स तैयार करना। कोई ऑटिस्टिक बच्चे कीबोर्ड बहुत अच्छा खेल लेते हैं। कोई ऑटिस्टिक बच्चे बास्केटबॉल अच्छी खेलते हैं, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो इस हिसाब से उनकी क्षमताओं को समझ के उनके लिए एक जीविका का सोर्स तैयार करना, ये भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही आता है। इसके अलावा लेज़र उनको ये सिखाया जाता है कि आप अपना मनोरंजन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पे आप कैसे बाकी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बिज़ी रख सकते हैं उधर पे। तो ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सिखाते हैं। इसके अलावा सीवियर बच्चों के लिए जो होती है वो होती है एबीए थेरेपी, दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर एनालिसिस। ये सीवियर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए होता है। इट इज अ टीम वर्क। इसमें एक स्पेशल थेरेपिस्ट होती हैं जो पूरी बच्चे की टीम से यानी कि बच्चे के पेरेंट्स, इसके अलावा उस बच्चे की स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो भी उनके साथ साथ जुड़ी हुई हैं, उसकी केयर टेकर, अगर मदर प्राइमरी केयर टेकर है तो मदर ही इन्वॉल्व होती है। उससे पहले पूरी उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है बच्चे की और उसके बाद पूरे प्लान्ड वे में उनका डे 1, डे 2, डे 3 हर डे की एक्टिविटीज़ प्लान करती हैं और उनका वो सब कुछ प्लान करती हैं कि हम इनको किस तरह से और ज़्यादा बेहतर ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, समाज के लिए सोशली। तो ये तो होता है इनका
साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट जिनके थ्रू जो होता है इन लोगों को इतना कैपेबल, इतना सक्षम बनाया जा सकता है कि ये समाज में बाकी सब लोगों की तरह उठ बैठ सके। तो ये तो इनकी साइकोथेरेपी का रोल होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स को, जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चों में ये आमतौर पे देखा जाता है कि उनकी आंखों से पानी बहुत आता है, या उनके मोनोटोनिक हाथों के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होती है, इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होती है, इनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्प करती हैं, इनके एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करने, इनके एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने के लिए। जहाँ पे और बाकी इसके अलावा आंखों में पानी आना जो इनका बहुत कॉमन सिम्टम रहता है ऑटिज्म के बच्चों में, तो इन सब चीज़ों में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्पफुल रहती हैं, जो इनके बिहेवियर पैटर्न्स को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलाइनम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल करती हैं। स्ट्रेमोनियम हो गई, सेलेनियम हो गई। लेकिन किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से पहले एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर बच्चे से हर बच्चे तक की मेडिसिन अलग हो सकती हैं। ओके जी, जो आपने मेडिसिन बताई हैं बहुत कॉमन मेडिसिन बताई हैं डॉक्टर ओली, और मैं ऑडियंस से फिर से रिक्वेस्ट यही है कि ये 4-5 दवाइयाँ सुनने के बाद अपने बच्चों को ये दवाई देना स्टार्ट नहीं करना है। नज़दीकी डॉक्टर से मिलें या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ओली, आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और जो ज़रूरी है हमारे पब्लिक के लिए जानना कि ऑटिज़्म कैसे पहचाने दूसरे डायग्नोसिस के साथ, और कोई डायग्नोज जो नज़दीक आता हो ऑटिज़्म के, कि ये ऑटिज़्म ही है या कुछ और है? ऑटिज्म के साथ जो सबसे नजदीक आता है वो होता है एडीएचडी। ये भी आजकल बहुत कॉमन है। ये तो आजकल हर माँ जिसका बच्चा थोड़ा सा भी हाइपर एक्टिव ज्यादा है, शैतान ज्यादा है, दिन भर घर में ही भाग दौड़ मचाता है, माँ तो तुरंत बोल देती है कि मेरा बच्चा तो हाइपर एक्टिव बच्चा है। अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी ऑटिज्म के बहुत कॉमन आती है। यहाँ पे भी बच्चे में सोशल कम्युनिकेशन लैक करता है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे कारण ये नहीं रहता है कि उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ, यहाँ कारण ये है कि उस बच्चे का अटेंशन कम है, वो अटेंड ही नहीं कर रहा है, वो सामने वाले की बात को सुन ही नहीं रहा है, तो वो रिस्पॉन्स बैक क्या करेगा। तो ये अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर जो होता है ऑटिज्म के बहुत करीब है। एक होता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म, उसे कहते हैं। सिलेक्टिव म्यूटिज्म में होता है कि बच्चे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके बात नहीं करेंगे, अदरवाइज वो नॉर्मली बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हम उनको किसी शादी में ले गए, वहां पे नहीं बात करेंगे, वहां एकदम चुप। अब 4 दिन वहां रहे तो 4 दिन वहां किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस माहौल को देख के वो घबरा गए। इतनी भीड़ भाड़ या इतने सारे लोग उन्होंने कभी नहीं देखे। या स्टेज पे बच्चे परफॉर्म करने में डर जाते हैं, स्टेज पे खड़े होते ही रोने लगते हैं, या उनका मन नहीं, वहां पे उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है बोलने के लिए, तो वो होता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव सिचुएशन में बच्चा म्यूट हो गया है, बोल नहीं पा रहा है। और उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहाँ पे इंटेलेक्चुअली बच्चा डिसेबल है, जिसको हम आईडीडी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, वहां पे बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, इसकी वजह से वो स्पीच रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, आई टू आई कांटेक्ट में किसी से बात नहीं कर पा रहा है। तो वहां पे इन सिचुएशंस से हम ऑटिज्म को अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, या कभी कभी हमें ये कोमॉर्बिड फॉर्म में, जैसे ऑटिज्म के साथ कभी कभी कोमॉर्बिडिटी में हमें एडीएचडी भी मिल जाता है, कि साथ साथ एडीएचडी भी है और ऑटिज्म भी है। या फिर सेरिब्रल पाल्सी का केस होता है, तो वहां पे सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी है, या म्यूट है बच्चा, ऑटिस्टिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, और लेकिन उसको एक बीमारी होती है सेरिब्रल पाल्सी, वो भी है। तो आमतौर पे इन सबको, जैसे एक आम भाषा में, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक आम भाषा में, लेन मैन लैंग्वेज में तो इनको मंद बुद्धि कह दिया जाता है। पर मंद बुद्धि का एक कारण है, और हर बच्चा मंद बुद्धि नहीं होता है ऑटिज्म वाला। कई बच्चे ऑटिज्म के बहुत अच्छे आईक्यू लेवल के साथ होते हैं। एक मूवी आई थी बहुत दिन पहले, अ गुड डॉक्टर करके, तो वहां पे जो वो डॉक्टर थे वो ऑटिस्टिक ही थे, एंड वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं। वो एक रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है, कि एक वो ऑटिस्टिक
बच्चा कैसे डॉक्टर बनता है, और पूरे हॉस्पिटल में सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर वही होता है, वो ऐसे-ऐसे डायग्नोसिस बनाता है जो कोई डॉक्टर नहीं बना पाता है, ऐसे-ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसे-ऐसे सर्जरी आइडियाज़ देता है, स्पेशली ब्रेन सर्जरीज़ में। तो हर ऑटिस्टिक बच्चा मंद बुद्धि नहीं होता है, इनमें दिमाग होता है, इनका आईक्यू नॉर्मल बच्चों की तरह भी हो सकता है। मैं हमेशा नहीं कहूँगी कि आईक्यू एक नॉर्मल बच्चे की तरह होता है, कहीं नहीं होता है। लेकिन ये बस थोड़े से अलग होते हैं। इसलिए मैं स्पेशली ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को कहूँगी कि जब ये बच्चे को आप स्पेशल स्कूल में ले जाते हैं, वहाँ पे फैमिली काउंसलिंग के भी सेशंस होते हैं, जहाँ पे पूरी फैमिली मेंबर्स को, इट्स नॉट ओनली पेरेंट्स, और भी जो नियर फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी डेफिनेटली ये फैमिली काउंसलिंग के सेशंस अटेंड करने चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है घर में, ये पेरेंट्स के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके केयर टेकर या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बच्चों को लाउड आवाज़ें नहीं पसंद है। इन बच्चों को एकदम डार्क नहीं पसंद है, और एकदम ब्राइट लाइट भी नहीं, बहुत रोशनी भी नहीं पसंद है, और एकदम अंधेरा भी नहीं पसंद है। तो कैसे इन बच्चों के साथ घर में माहौल रखना चाहिए, इनके अगर इनके बच्चे नॉर्मल सिबलिंग्स हैं, तो उनको भी ये फैमिली काउंसलिंग के सेशंस अटेंड करने चाहिए, कि जो आम तौर पे होता है कि भाई-बहन तुरंत बच्चों को बोल देते हैं, "तुम तो पागल हो, तुम जाओ यहाँ से।" तो ऐसी भाषा का प्रयोग इन बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, ये इनके दिल को बहुत ही घात पहुँचाती है, और प्लस ये बच्चे चीज़ों को दोहराते हैं। तो दोहराते-दोहराते ये कहीं न कहीं अपने दिमाग में बिठाल देते हैं कि हम तो पागल हैं, हम समाज से अलग हैं, हमें कोई अपना साथ पसंद नहीं करता है। जब घर ही के नहीं पसंद करेंगे, तो फिर डेफ़िनेटली बाहर के लिए तो उनके लिए बहुत और ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी अपने आप को समाज में लेके आने की। तो फैमिली काउंसलिंग्स पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स भाई-बहनों के लिए, दादी-दादा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उतनी बात ही आपने इम्पोर्टेंट है बिल्कुल सही जितनी बोली है एजुकेशन फैमिली है। काउंसलिंग की। ये हम भी अपने बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं कि हुँ, ऐसे हुँ। बच्चों के जब फैमिलीज आती हैं तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को अलग करते हैं कि चलो जी, बस बिजी बिल्कुल। है तो ठीक है, बिजी रहेगा, जैसे भी कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, तो वो हुँ, ध्यान नहीं देते। अगर सिबलिंग्स भी हैं तो अपना गेम्स खेल रहे हैं, तो ये तो गेम खेल नहीं पाएगा, बस ठीक है जितना कर रहा है उतना ही बहुत है। बिल्कुल। तो वो हाँ, ना किया जाए, उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो वो भी हमारे साथ ही चलेगा। बिल्कुल। वो भी और हमारे अपनी साथ। कम्युनिटी हाँ, से अलग ना करा जाए, अपनी कम्युनिटी से, तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। उनको हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हमारे समाज का हिस्सा बने, हमारे समाज से बिल्कुल। अलग ना रहे। अटेंडेंट्स हुँ, वैसे भी ये मैंने देखा है कि करते हैं कि डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है मरीज़ को ठीक करना, हम ठीक है, हमने बोल दिया, बस अब हुँ, डॉक्टर करेगा। तो वो जितनी ज़िम्मेदारी हमारी है, उतनी आपकी भी है। आप बिल्कुल। भी उतने ही ज़िम्मेदार हो, आप अपने घर से मरीज़ लेके आए हो यार, वो मत हुँ। करो तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर से तो हफ्ते में 1 बार मिलेगा मरीज़, लेकिन 24 बिल्कुल, घंटे वो बच्चा आपकी नज़रों के अपने घर सामने है। वालों के साथ है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही अपनाने में बहुत ही वो लगता है, झटका भी लगता है जब उनको डेफ़िनेटली पता पड़ता है कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। तो पेरेंट्स के लिए भी अपने आप को सँभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर उसको अपनाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और जितना रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, उससे अवेयर होके उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि इसको सॉर्ट आउट ना किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। हाँ। अ, ऑडियंस आपका अगर कुछ सवाल पूछना है तो डॉक्टर ओली कुछ देर और है हमारे साथ, प्लीज़ आप अपने सवाल लिख देंगे हमें बॉक्स में तो हम आपको आंसर दे सकते हैं। डॉक्टर संजय सवाल लिख रहे हैं आपके लिए डॉक्टर ओली के व्हाट इज़ द ऑटिज़्म नोन इन हिंदी? सर, ये तो आप समझ लीजिए कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हमारे पास हैं, इनके नाम हमारे पास अंग्रेजी में ही हैं, क्योंकि इनकी लिखी हुई किताब ही अंग्रेजों के द्वारा ही लिखी गई है। नहीं, ये डॉक्टर संजय को जी, मालूम सर। होगा, वो तभी लिख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो ये नहीं तो नहीं नहीं एक्चुअली संजय सामने आ मालूम जाओ नहीं और है। खुद ही बता दो क्या होता है। एक्चुअली मैं इसलिए पूछा हूँ कि अगर कोई वर्ड है तो बोले, क्योंकि अगर ये शो जो हमारा है ये
जनरल पब्लिक के लिए है ना। तो वो सुनते हैं ये इंग्लिश वर्ड्स, तो प्रॉब्लम होती है, क्या है नया। तो हाँ। दैट्स व्हाई मैं वो पूछा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, तो शायद मुझे पता चले। नहीं सर, वो डॉक्टर रॉली ऑटिज्म ने बताया की ना कि जैसे बिल्कुल एक एक ब्रॉड लैंग्वेज है मंदबुद्धि, नहीं, है ना, वो कि तो जिनको बस उसमें वो तो फॉल कर ठीक रहे है, हाँ। क्योंकि ऑटिज्म और इन्होंने दूसरा वो बोला है, एक कौन सा, एडी, ADHD। हाँ जी सर। हैं, एडीएचडी, ADHD। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, क्योंकि जैसे हाइपर एक्टिविटी है, या फिर कोई बच्चा ये कर रहा है, चिड़चिड़ा बनते जा रहा है, तो हम डॉक्टर उसको मंद अर्चना बुद्धि नहीं बोलेंगे ना हर बार। ये डॉक्टर कैटेगरी अर्चना अलग है। सोनी लिख रही हैं, ऑटिज्म मीन्स खुद में लीन या आत्म विमोह। ओके। हाँ। थैंक यू आत्म-विमोह डॉक्टर अर्चना। ऑटिज्म। या थैंक यू डॉक्टर अपना। ये ऑटिज्म तो ये क्योंकि तो होता है कि मतलब अपने हाँ, ही में लीन रहना। हम्म, मंद बुद्धि एक वर्ड बहुत ब्रॉड है, बहुत लेकिन ब्रॉड है। बहुत बड़ा ऑटिज्म है। मुझे सर नहीं वही तो लगता है कि बिल्कुल, बहुत, हाँ। ऑटिज्म वही बोला ना कि जरूरी एक नहीं ब्रॉड है कि ब्रॉड वर्ड ऑटिज्म दे के दिया है। बच्चों में मंद बुद्धि हो। ऑटिज्म के बच्चे नॉर्मल IQ के बच्चों की तरह भी होते हैं। मंद बुद्धि तो हम वहां बोलते हैं जहां हमें जब वो तो हम एक साइड हो गया, देखते हैं। एक पार्ट हो गया। जी। और मंद सब बुद्धि तो एक लक्षण है जो हम कई बीमारियों में देखते हैं। डाउन सिंड्रोम में भी देख लेते हैं। राइट राइट राइट, यही यही और बात थी, हाँ। आंसर्स आ रहे हैं। कुसुम जी लिख रही है ऑटो इज सेल्फ एंड एस्ट्रोलॉजी एंड योगा वाले लिख रहे हैं आत्मा केंद्री, आत्मा केंद्र। कोई सवाल हो ओके। ऑडियंस तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, 2-4 मिनट अभी हैं और हम स्क्रीन पर। प्लीज डॉक्टर ओली, आप जब तक अपना नंबर एक बार शेयर कर लें, ताकि पब्लिक में से बिल्कुल। अगर किसी को आपसे बात करनी हो तो वो आपसे कॉल करें। आप बोल दीजिए एक बार नंबर। शेयर ही कर देती हूँ ऑन द स्क्रीन। या मैम 8920। हाँ जी, आगे। आप बोल भी दें एक बार, क्योंकि कई बार कमेंट बॉक्स में लिखा नहीं देखते नहीं दिखता है है लोग। बिल्कुल। हाँ जी। आप 8920171940, आप इस नंबर पे ऑटिज्म के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, स्पेशली फिजिकल सिम्टम जो उस समय आते हैं बच्चों के, वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं ऑटिज्म के साथ साथ, वो हम बिल्कुल होम्योपैथी से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एबिलिटी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर करके फरीदाबाद में है, उससे हम लिंक्ड हैं। वहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों की ही ट्रेनिंग की जाती है, तो वहाँ पे मेरे रेगुलर विजिट्स रहते हैं, तो उसकी जानकारी भी आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। अर्चना जी लिख रही है होम्योपैथी में इसका स्कोप भी बताएं डॉक्टर ओली, ताकि आगे भी कॉन्फिडेंस जागे उनका। बिल्कुल। देखिए, ऑटिज्म तो एक जन्मजात बीमारी है जिसको हम पूरी तरह से ठीक तो कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो सिम्टम्स हमारे पास आ रहे हैं वो होम्योपैथी से बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत अच्छे से मैनेज किए जाते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर जो होते हैं, बच्चे बार बार जो काम दोहरा दोहरा के करते हैं, वो चीजें बहुत अच्छे से कागार है होम्योपैथी उन चीजों को कंट्रोल करने में, एकाग्र करने में, अटेंशन बना के रखने में। स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशन थेरेपी को हम कभी भी रोकने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी होती हैं इन बच्चों को स्टैंड कराने के लिए। अ, लेकिन उसमें जो रुकावट आ रही है, स्पीच थेरेपी के दौरान जो रुकावट आ रही है, उस रुकावट को दूर करने में बहुत हेल्पफुल रहती है हमारी होम्योपैथी मेडिसिन। जहाँ बच्चे लर्न करने में हेजिटेट करते हैं, वहाँ होम्योपैथी अगर बिल्कुल करेक्ट तरह से केस लिया गया है, या केस की हमें बहुत अच्छी फाइंडिंग्स मिल गई हैं, उसके अलावा अगर हम बिल्कुल करेक्ट इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, तो
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। जो स्पीच थेरेपिस्ट 1 साल से लगा हुआ था होम्योपैथी मेडिसिन के डोज के बाद, उनको रिस्पॉन्स 10 से 15 दिन में मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ, अब बच्चा रिस्पॉन्ड दे रहा है थेरेपी को। ठीक है, थैंक यू जी। कृष्णा जी बोल रहे हैं ग्रेट गोइंग, कीप इट अप। थैंक यू कृष्णा जी। ऑडियंस, मुझे लगता है आपका कोई और सवाल नहीं आ रहा है। फिर भी कोई सवाल होता है आप यहाँ छोड़ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आंसर देने की आपको। थैंक यू डॉक्टर अली, ओके, थैंक यू थैंक फॉर यू टुडे। मैम। ऑडियंस, हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नए डॉक्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।